नमस्कार। सुबह 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिका चौहान और समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक आज राजस्थान के उदयपुर में होगी शुरू। भारतीय शेरपा अमिताभ कांत करेंगे इस 4 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता। 51वां भारतीय नौसेना दिवस आज। प्रधानमंत्री ने नौसैनिकों को दी बधाई। विशाखापत्तनम में आयोजित नौसेना के परिचालन प्रदर्शन समारोह में भाग लेंगी राष्ट्रपति। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 में राजधानी लखनऊ रैंकिंग में पहले स्थान पर। भुवनेश्वर में नेशनल क्लीन एयर सिटी कैटेगरी में मिला पुरस्कार। गुजरात विधानसभा के दूसरे चरण के लिए कल शाम थम गया प्रचार। दूसरे चरण की 93 सीटों पर 5 दिसंबर को होगा मतदान। और मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आजम खान की प्रतिष्ठा दांव पर। भाजपा ने भी लगाया पूरा जोर। और अब समाचार विस्तार से। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक आज राजस्थान के उदयपुर में शुरू होगी। 4 दिवसीय इस बैठक की अध्यक्षता भारतीय शेरपा अमिताभ कांत करेंगे। इसमें यूरोपीय संघ और विशेष आमंत्रित 9 देशों सहित 19 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। G20 शेरपा बैठक झीलों के शहर उदयपुर को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में पेश करने में भी मदद करेगी। भारत ने इस महीने की पहली तारीख को औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की। मेजबान राष्ट्र के रूप में ये नई दिल्ली में होने वाली अगले साल की शिखर बैठक का एजेंडा तय करेगी। G20 समूह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, विश्व जनसंख्या का लगभग 2/3 और वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। आज 51वां नौसेना दिवस है। हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस दिन का ऐतिहासिक महत्व है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान पाकिस्तान को करारी मात दी थी। इस बार नौसेना दिवस विशाखापत्तनम में आयोजित किया जा रहा है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम में शामिल होंगी। तो आज भारतीय नौसेना दिवस को मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आज दिल्ली में स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल पर नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी और वाइस आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल वी.एस. राजू ने श्रद्धांजलि अर्पित की। और जैसा कि हमने आपको बताया कि 51वें नौसेना दिवस के अवसर पर विशाखापत्तनम में नौसेना अपने परिचालन प्रदर्शन समारोह का आयोजन कर रही है। इस अवसर पर राष्ट्रपति भी मौजूद रहेंगी। तो इस संबंध में और ज्यादा जानकारी के लिए आपको ले चलते हैं विशाखापत्तनम अपने संवाददाता सुधीर यादव के पास। सुधीर, भारतीय नौसेना का एक बहुत ही गौरवशाली अतीत रहा है और समय समय पर देखा जाए तो नौसेना ने बहुत ही प्रभावशाली योगदान दिया है। आज वहां जो कुछ भी कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, इस संबंध में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल मोनिका, देखिए जिस तरीके से हम जानते हैं कि भारतीय नेवी की भूमिका रही है लगातार 1971 के वॉर की बात अगर करें तो ऑपरेशन ट्राइडेंट के जरिए पाकिस्तानी जो नौसेना को कराची के बंदरगाह में एक तरह से पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था और वो एक गौरवशाली क्षण जो है भारतीय नौसेना के इतिहास में रहा है। और उसी को उपलक्ष्य में हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और आज की खास तौर पर बात करें अगर हम विशाखापत्तनम की, तो यहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, चूंकि सुप्रीम कमांडर ऑफ द ट्राई फोर्सेज वो हैं, तो यहाँ पहुंचेंगी और करीब 4:30 बजे यहाँ एक पूरे समारोह का आयोजन किया गया है। जो आरके बीच है वहाँ किस तरह से जो नौसेना की परिचालन क्षमता है, किस तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन है, ऑपरेशनल जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो यहाँ आयोजित किया जाए। खासतौर पर अगर स्पेशल फोर्सेस की बात करें, अगर नौसेना की जो स्पेशल फोर्सेस है, मार्कोस मरीन कमांडोज, जो इंडिया के इलीट फोर्सेस में माने जाते हैं, उनका यहाँ डेमो रहेगा। खासतौर पर समुद्र में जो
नेवी के जहाज है वो सेना के जो सुप्रीम कमांडर है उनको सलामी देंगे। तो ये पूरा एक कार्यक्रम यहाँ रखा गया है और इसके बाद से जो शाम को एक एट होम भी रखा गया है, वहां भी राष्ट्रपति उसमें शिरकत करेंगी। तो बिल्कुल जाहिर तौर पर, और मोनिका खास बात यह है कि इससे पहले ये जो समारोह है वो दिल्ली में आयोजित किया जाता था, लेकिन पहली बार जो दिल्ली से बाहर इसको विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है, ये अपने आप में खास बात है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री भी लगातार इस चीज को कहते रहे हैं और लगातार जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनका ये बिल्कुल खास तौर पर जोर रहा है कि जो दिल्ली सेंट्रिक चीजें हैं उनको देश के दूसरे हिस्सों में ले जाया जाए, और उसी की पहल करते हुए नौसेना भी अब आगे निकल रही है। और पहली बार दिल्ली से बाहर निकलते हुए विशाखापट्टनम में ये समारोह आयोजित किया जा रहा है। जिस तरीके से हम जानते हैं कि नौसेना दिवस में जिस तरीके से फ्यूचर रेडी की अगर हम खास तौर पर बात करें, वो यहाँ डेमो और खासतौर पर मोनिका मेक इन इंडिया को लेकर किस तरीके से नौसेना आगे बढ़ रही है उसकी भी एक झलक यहाँ जरूर मिलेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर इस पूरी जानकारी के लिए। और आज नौसेना अपना सफलता का जश्न मना रही है और इसीलिए आज के इस खास दिन को हम मनाते हैं। हमारी पूरी टीम की तरफ से इस दिन के लिए बहुत बहुत बधाई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एक अच्छी खबर आपके लिए लेकर आए हैं हम। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 की संपूर्ण रैंकिंग में लखनऊ ने देश भर के बड़े शहरों को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है। नेशनल क्लीन एयर सिटी कैटेगरी में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रयागराज दूसरे और वाराणसी नगर निगम तीसरे स्थान पर रहा। कभी देश में सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार रहने वाले मुरादाबाद ने 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है। शनिवार को भुवनेश्वर में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव, राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने महापौर संयुक्ता भाटिया और नगर आयुक्त को पुरस्कृत किया। सम्मान सहित 1 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि का चेक भेंट किया गया। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के आधार पर वायु गुणवत्ता लक्ष्यों को पूरा करने के साथ ही सुधारात्मक निवारक और शमन कार्यों के संचालन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले देश के 9 शहरों को नेशनल क्लीन एयर सिटी पुरस्कार दिया गया। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत देश भर के 174 शहरों का अलग अलग बिंदुओं पर सर्वे किया गया था। सोशल मीडिया ने भी प्रदेश को स्वच्छ और सशक्त बनाने की योगी सरकार की मुहिम को जबरदस्त समर्थन दिया है। शनिवार को ट्विटर पर हैशटैग स्वच्छ यूपी सशक्त यूपी टॉप ट्रेंडिंग में शुमार हो गया। ये ट्विटर के इंडिया ट्रेंड्स में नंबर 1 पायदान पर पहुंच गया। और आइए अब देखते हैं उत्तर प्रदेश उपचुनाव से जुड़ी खबरें। गुजरात विधानसभा दूसरे और अंतिम चरण के चुनाव और मैनपुरी लोकसभा और रामपुर और खतौली विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए शनिवार शाम को प्रचार थम गया। इन सीटों पर मतदान 5 दिसंबर और मतगणना 8 दिसंबर को होगी। मुलायम सिंह यादव के निधन से मैनपुरी लोकसभा सीट और आजम खां को सजा सुनाए जाने से रामपुर और पूर्व विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द होने के बाद खतौली विधानसभा सीट रिक्त हुई है। शनिवार शाम 5 बजे तक रोड शो, जनसभा, रैलियों के जरिए प्रचार प्रसार हुआ। मैनपुरी और रामपुर सीट पर सपा की प्रतिष्ठा दांव पर है। मैनपुरी में डिंपल यादव और रामपुर में सपा ने आसिम राजा को प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी इन दोनों सीटों को जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। और आपको बता दें कि गुजरात में दूसरे चरण के प्रचार का शोर थम गया है। अब डोर टू डोर संपर्क अभियान में पार्टियां जुट गई हैं। दूसरे चरण की 93 सीटों के लिए 5 दिसंबर को मतदान होगा, जब मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित हार्दिक पटेल और कांग्रेस के जिग्नेश विवानी की किस्मत का फैसला जनता करेगी। गुजरात विधानसभा चुनाव की दूसरे चरण की 93 सीटों के लिए चुनाव प्रचार थम गया। सत्ताधारी भाजपा 27 साल से शासन को पारदर्शी व्यवस्था, अंत्योदय और बेहतर कानून की स्थिति के अलावा उत्तर गुजरात में नर्मदा कैनाल के जरिए पानी पहुंचाए जाने की उपलब्धि पर बनाए रखना चाहती है। वहीं कांग्रेस पूरा दमखम लगा रही है कि भाजपा को सत्ता से कैसे बाहर किया जाए।
दोनों दलों की सीधी टक्कर के बीच राज्य की राजनीति में नई नवेली पार्टी आम आदमी पार्टी भी दम ठोंक रही है। यानी चुनावी मैदान में तीन राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने अपने ढंग से रिझाने का प्रयास कर चुके हैं। अब बारी मतदाताओं की है। राज्य के 14 जिलों की इन सीटों पर मतदाता 5 दिसंबर को एक बार फिर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करेंगे। इस बार भी बीजेपी की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थामी और दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी दिग्गज रैलियां और जनसभाएं देखने को मिली। अब चुनाव का रुख किस तरफ मुड़ता है, इसका फैसला जनता ईवीएम मशीन में 5 तारीख को कर देगी, जिसके नतीजे 8 तारीख को आएंगे। 93 सीटों के लिए कुल 833 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें से 69 महिलाएं भी हैं। इनमें से 13 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हैं और 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए। मध्य व उत्तर गुजरात की इन सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होगा। 833 कैंडिडेट्स અને 61 પોલિટિકલ પાર્ટીઝ ઇલેક્શન में પાર્ટિસિપેટ कर रहे। टोटल इलेक्टर्स है 2,51,58,730 है। यंग इलेक्टर्स है 5,96,328 અને मोर देन 100 इयर्स धरावता मतदारों है 5,412 एंड एनआरआई इलेक्टर्स है 660। टोटल पोलिंग स्टेशन है लोकेशन से 14,975 एंड टोटल पोलिंग स्टेशन 26,409। सबकी निगाहें अहमदाबाद की 21 विधानसभा सीटों पर लगी हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की घाट लोडिया सीट भी शामिल है। पटेल का मुकाबला विपक्षी कांग्रेस के उम्मीदवार यमी याज्ञिक से माना जा रहा है। इसके अलावा अहमदाबाद की बीरमगांव की सीट पर भाजपा उम्मीदवार हार्दिक पटेल का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार लाखाभाई भारवाड़ से है। वहीं बडगाम से कांग्रेस के जिग्नेश मेवाणी चुनावी मैदान में है और मुकाबले में भाजपा के मनीलाल बघेला। बड़ोदरा शहर से भाजपा की मनीषा वकील का मुकाबला कांग्रेस के गुणवंतरी परमार से है और गांधीनगर दक्षिण से भाजपा के टिकट पर अल्पेश ठाकुर भी चुनावी मैदान में हैं। गुजरात चुनाव का दूसरा चरण भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए ही करो और मरो का चरण है। कारण उत्तर गुजरात में जहां 2017 में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ी थी, तो वहीं मध्य गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को बुरी तरीके से परास्त किया था। वहीं गोधरा, धोलका और मानसा सीटों पर भी नजर होगी। बीते विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर जीत का अंतर 500 मतों के आसपास रहा था। दूसरे चरण में साबरकांठा, बनासकांठा, नर्मदा, अरावली, छोटा उदयपुर और पंचमहल जिलों की सीटें आती है। ये सीटें आदिवासी वोटर्स के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है और सभी पार्टियों ने आदिवासी मतदाताओं को लुभाने के लिए जीतोड़ मेहनत की है। अब देखना होगा कि 5 दिसंबर को होने वाले चुनाव में आदिवासी वोटर्स का रुझान किस तरफ जाता है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 93 सीटों में से भाजपा को कुल 51 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 39 और निर्दलियों ने 3 सीटों पर बाजी मारी थी। राज्य विधानसभा में कुल 182 सीटें हैं, जिनमें से 89 सीटों पर 1 दिसंबर को मतदान हो चुका है। लोकसभा उपचुनाव में 6 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के रघुराज सिंह शाक्य और समाजवादी पार्टी की डिम्पल यादव के बीच है। वहीं 4 निर्दलीय अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में 17,52,000 मतदाता हैं। चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशियों पर व्यक्तिगत हमले भी देखे गए। मैनपुरी लोकसभा सीट पर अधिकतर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। 1967 के बाद एक बार कांग्रेस 1984 में जीती है। वहीं समाजवादी पार्टी या उसकी विचारधारा से मिलते हुए प्रत्याशी यहां से जीतते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। 5 दिसंबर को वोट पड़ने के बाद ही पता चलेगा कि कमल खिलेगा या साइकिल दौड़ेगी। यहां से 5 बार मुलायम सिंह सांसद रहे हैं। 2 बार उनके भतीजे धर्मेंद्र मुलायम सिंह के भाई रतन सिंह यादव के पोते तेज प्रताप यादव भी एक बार सांसद रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लिए ये प्रतिष्ठा की सीट है। भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने को तैयार दिख रही है। चुनाव प्रचार के दौरान विकास, कानून व्यवस्था, गुंडा राज, माफिया राज, रोजगार
और महंगाई जैसे मुद्दे छाए रहे हैं। और समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये विराम। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं समाचारों में आगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल वाराणसी पहुंचकर काशी तमिल संगमम में हिस्सा लिया। निर्मला सीतारमण कल सुबह वाराणसी में केदारनाथ घाट और हनुमान घाट पर पूजा अर्चना की। उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी किए। वो रविवार को बीएचयू में आर्किटेक्चर एंड अदर हेरिटेज फॉर्म्स इन इंडियन नॉलेज सिस्टम पर एक सेमिनार के साथ ही विश्वविद्यालय में काशी तमिल संगमम के तहत एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। वो छात्रों के साथ संवाद भी करेंगी। काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेने के लिए बीती रात संस्कृति और विरासत परंपरा से जुड़ा दल भी वाराणसी पहुंचा है। ये दल वाराणसी के विभिन्न धार्मिक स्थलों का दौरा करते हुए प्रयागराज और अयोध्या का भी दौरा करेगा। शनिवार देर शाम निर्मला सीतारमण ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया, साथ ही विशालाक्षी देवी की पूजा की। इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर कॉरिडोर का भी भ्रमण किया। उनके साथ साथ दक्षिण भारतीय नादास्वरम का वादन लगातार होता रहा, जो दक्षिण भारतीय किसी भी शुभ कार्य में इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एम्फी थिएटर में चल रहे काशी तमिल संगमम की सांस्कृतिक संध्या में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे तमिलनाडु के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने अपने संबोधन में कहा कि हर एक दक्षिण भारतीय के अंदर गर्व है कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत काशी तमिल संगमम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य है कि दोनों राज्यों की दूरियों को कम किया जाए। अपने संबोधन के बाद के अन्नामलाई ने आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी लुत्फ उठाया। इसके पूर्व वो हनुमान घाट गए और वहां महाकवि सुब्रमण्यम भारती की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उनके परिजनों से भी मुलाकात की। इस दौरान दूरदर्शन से बात करते हुए तमिलनाडु के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि काशी और तमिल सिविलाइजेशन बहुत पुराना है और दोनों में काफी गहरा रिश्ता है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के तहत आयोजित किए जा रहे इस काशी तमिल संगमम के लिए भी प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हमारे देश की पहचान मंदिरों को भव्य स्वरूप दे रहे हैं। उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन के महाकालेश्वर का भी जिक्र किया। दो पुराना सिविलाइजेशन है, तमिलनाडु वाराणसी बहुत पुराने, एक बहुत ज्यादा संबंध है दोनों का। हमारा मन में एक बार आप वाराणसी में काशी विश्वनाथ दर्शन कीजिए, उसके बाद रामेश्वरम में आप दर्शन करना पड़ेगा। हमारा संबंध बहुत बहुत डीप है, बट लास्ट 350 years somehow this bond has broken. No more people travel from one place to other, and our Prime Minister's dream is to unify this again. That is why Ek Bharat Shresth Bharat, and PM wanted this Kashi Tamil Sangamam to happen in Varanasi, where a lot of Tamil people from 12 different streams, they will come here, be a part of the process. लोकसभा अध्यक्ष और सांसद ओम बिरला शनिवार को संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज पहुंचने पर सर्किट हाउस में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित तमाम भाजपाइयों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वो सीधे सभागार में पहुंचे, जहां आयोजित कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष का स्वागत करने के पश्चात डिप्टी सीएम मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने कांग्रेस, सपा और शिवपाल यादव पर तीखे तंज कसे।
केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीजेपी नेताओं के जय सिया राम न बोलने के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोई न कोई ऐसा होगा जो राहुल गांधी को श्री राम और जय सिया राम का मतलब समझाने वाला होगा। श्री का मतलब माता सीता ही है, सिया का मतलब भी माता सीता ही है। उन्होंने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक जीत है। वहीं मैनपुरी समेत तीनों सीटों पर उपचुनाव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि रामपुर, खतौली और मैनपुरी में कमल खिल रहा है, तीनों सीटों पर अच्छी बढ़त के साथ। अब ये न घोड़ा दूर है न मैदान दूर है। श्री शिवपाल जी को मैनपुरी लोकसभा, तो वो चुनावी चाचा को मैं बताना चाह रहा हूं, हार ही रहे हैं वहां साइकिल वाले, लेकिन अगर उनको ज्यादा गुमान जसवंत नगर में भी हो तो वह जब चुनाव आएगा उस समय ये चुनाव परिणाम आ जाने दो, उसके बाद वो इस्तीफा दे करके अपनी ताकत दिखा दे। भाजपा से ज्यादा ताकतवर है, जनता का समर्थन उनके साथ है, वहां से इस्तीफा दे के फिर से चुनाव लड़ करके आ जाए। इतना ही कहता हूं कि मैनपुरी लोकसभा, रामपुर विधानसभा, खतौली विधानसभा, तीनों सीटों में खिल रहा है कमल। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लोकसभा में श्री रघुराज साक्य जी, विधानसभा रामपुर में श्री आकाश सक्सेना जी और विधानसभा खतौली में श्रीमती राजकुमारी सैनी जी, तीनों प्रत्याशी अच्छे बढ़त के साथ इस चुनाव को जीतने जा रही हैं। और समाजवादी पार्टी को जैसे 2014 में, 2017 में, 2019 में और 2022 के विधानसभा चुनाव में, अभी आजमगढ़ के उपचुनाव में, रामपुर के उपचुनाव में जनता ने नकारा है, वैसे इन तीनों विधानसभाओं में भी नकार रही है और भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। बढ़ते हैं समाचारों में आगे, बात करते हैं मथुरा की। मथुरा में उत्तर प्रदेश के कारागार एवं होमगार्ड कैबिनेट मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि पूरे प्रदेश भर में कैदियों को आध्यात्म से जोड़ने के लिए श्री राम कथा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जेल में निरुद्ध कैदियों से उन्होंने कहा कि जब वो जेल से बाहर आए तो एक अच्छा जीवन जिए। मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने पहले व्यासपीठ का पूजन किया, उसके बाद बंदियों को संबोधित किया। कारागार मंत्री ने बताया कि बंदियों को आध्यात्म से जोड़कर उनके जीवन में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। जेल मंत्री ने कहा कि कई जिलों में देखा गया है कि बंदी सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। मथुरा जिला जेल में 3 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मथुरा जिला जेल के वरिष्ठ अधीक्षक ब्रजेश कुमार सिंह ने कहा कि 3 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव समापन के अवसर पर राम कथा का प्रवचन अयोध्या से आई प्रवक्ता देवी राज राजेश्वरी कर रही है। बात यह है कि इस तरह के कार्यक्रम जेलों में हो, क्योंकि परिवार से वो दूर हो जाते हैं और बाहर की दुनिया से दूर हो जाते हैं। आपस में सब कहीं न कहीं जिस धारा में वो आए हैं उसी की आपस में दोनों में सब में चर्चा रहती है। उस चर्चा से उनको बाहर निकालना है, उनकी सकारात्मक सोच को बढ़ाना है, उनकी मन में कोई दूषित वृत्ति में रहे, इसके लिए मैं मानता हूं कि इस तरह के आयोजन जेलों में हो रहे हैं वो बहुत अच्छा है और प्रभाव भी दिख रहा है।
फतेहपुर के बिंदगी में प्रतिबद्ध 75 जनपद 75 घंटे 750 निकाय अभियान के तहत नगर पालिका बिंदगी द्वारा विलोपित कर स्वच्छ स्थल में परिवर्तित किया गया है। साथ ही नगर पालिका द्वारा विभिन्न स्कूलों में स्वच्छता के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिससे लोग स्वच्छता के प्रति अपने दायित्व को समझें। बच्चे भी इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दर्ज करा रहे हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए अधिशासी अधिकारी बिंदगी निरुपमा प्रताप ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप पूरे उत्तर प्रदेश में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें सभी गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट को हटाना है और वहां पर सेल्फी पॉइंट आदि बनाने हैं, जिसके लिए नगर पालिका लगातार कार्य कर रही है। विभिन्न विद्यालयों में जाकर बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। सभी निकायों में 75 घंटों की एक विशेष ड्राइव चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत जितने भी जीवीपी पॉइंट्स हैं उनको रिमूव किया जाना है और इसके लिए सभी हमारे अधिकारी कर्मचारी और साथ में हमारे सफाई कर्मचारी बंधु पूरी तरीके से प्रतिबद्ध होकर जीवीपी पॉइंट्स को रिमूव करने में लगे हुए हैं। बच्चों के माध्यम से हमारे इस घर घर संदेश जाता है कि जो है कूड़ा को इकट्ठा न किया जाए, पॉलीथीन का प्रयोग न किया जाए, घर से जो अपना थैला लेकर बाजार स्वयं जाएं और सूखा गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग डाला जाए, जिससे कि मिक्स ना हो। इसका जो है कंपोस्ट खाद भी बनाई जाती है, इसमें जो है प्रयोग में लाया जाता है। हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन्होंने स्वच्छता अभियान लागू किया और हमारे जीवन में मतलब ये जो प्लास्टिक है ये बहुत ही मतलब खतरनाक है, डेंजरस है, हमारी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाती है। ये बताएं कि जैसे आज हमारे स्कूल में कुछ टीम हमारी आई स्वच्छ भारत अभियान की उससे तो उन्होंने हमें गीला कूड़ा हरे बॉक्स में डालने के लिए और सूखा कूड़ा नीले बॉक्स में डालने के लिए बताया। ये उन्होंने हमारे जीवन में बहुत अच्छा परिचय किया कि गीले कूड़े से वो खाद बनाएंगे और सूखे कूड़े से वो अन्य प्रकार जो सामग्री हमारे बनाएंगे, वो हर चीज़ ये उन्होंने हमें बहुत अच्छी सीख दी। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 10 खरब अमेरिकी डॉलर बनाने के लिए प्रदेश में 10 से 12 फरवरी तक ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के प्रत्येक जिले की अपनी अलग भूमिका होगी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन से पहले ही राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने प्रदेश में निवेश के लिए उत्साह दिखाया है। सरकार समिट के माध्यम से 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रख रही है। दूरदर्शन से बात करते हुए रायबरेली जिले की उद्योग उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि रायबरेली जिले को 500 करोड़ निवेश का लक्ष्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया है, जिसमें लगभग 40% लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। शेष के लिए प्रयास जारी है। वहीं लोगों ने बताया कि प्रदेश सरकार ने उद्योग के प्रति सकारात्मक माहौल तो बनाया ही, इसके साथ ही इन्वेस्टर समिट के माध्यम से उद्योग भी स्थापित करा रही है, जिसका लाभ निश्चित ही प्रदेश के बेरोजगार युवकों को मिलेगा। ODOP इसके तहत करीब 500 इकाइयां नई स्थापित की गई हैं, जिसमें करीब 5000 लोगों को रोजगार दिया गया है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ से उद्यम रजिस्ट्रेशन जो MSME के तहत होते हैं, करीब 10,000 नई इकाइयों द्वारा उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन भी किए गए हैं, जिससे नई इकाइयां प्रोत्साहित हो रही हैं और नई इकाइयों को जो भी हम लोग की तरफ से सहूलियत दी जाती है उसके लिए लोग आगे आ रहे हैं और जिले में रोजगार स्थापना कर रहे हैं। आप बिना किसी डर के, बिना भय के, बिना गुंडई के, बिना किसी उसके आप आइए उत्तर प्रदेश में और यहाँ इन्वेस्ट करिए, जिसका लाभ ये हो रहा है। और अब अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक आज राजस्थान के उदयपुर में होगी शुरू। भारतीय शेरपा अमिताभ कांत करेंगे इस 4 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता। इक्यावनवां भारतीय नौसेना दिवस आज। प्रधानमंत्री ने नौसैनिकों को दी बधाई। विशाखापट्टनम में आयोजित नौसेना के परिचालन प्रदर्शन समारोह में भाग लेंगी राष्ट्रपति। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 में राजधानी लखनऊ रैंकिंग में पहले स्थान पर। भुवनेश्वर में नेशनल क्लीन एयर सिटी कैटेगरी में मिला पुरस्कार। गुजरात विधानसभा के दूसरे चरण के लिए कल शाम थम गया प्रचार। दूसरे चरण की 93 सीटों पर 5 दिसंबर को होगा मतदान।
और मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आजम खान की प्रतिष्ठा दांव पर भाजपा ने भी लगाया पूरा जोर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।